हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री 12th बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेकर आ गए हैं, जो कि मॉडल सेट 1 है। इस तरह के 5 सेट आपके मिलेंगे, तो इसे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव MCQs के मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 12th रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 5 सेट मिलेगा, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यह केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 है। इसका फिजिक्स मॉडल सेट 1 हो गया है, आज केमिस्ट्री हो रहा है, और फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन का भी पार्ट 1 हो गया है। तो यह मॉडल सेट 12th बोर्ड परीक्षा केमिस्ट्री के मॉडल सेट लेटेस्ट वर्जन पर, लेटेस्ट पार्टर पर आधारित है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो दोस्तों, संघर्ष बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यह बैच 12th साइंस ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यह बैच 2 मंथ का बैच है, जो कि दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और आप भी 400+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें, यह मंथ दिसंबर और जनवरी का कोर्स है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा मॉडल सेट, हर सब्जेक्ट का 5 सेट, हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का 1 से 2 पार्ट रहेगा। ऐसे लिखने का ट्रिक सिखाया जाएगा, समरी लिखने का ट्रिक सिखाया जाएगा। और आपको बता दें, सब्जेक्टिव में हिंदी में आप लोगों को निबंध कैसे लिखा जाता है कि पूरा नंबर मिले, पत्र लेखन सिखाया जाएगा। और प्रीमियर शेयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चैनल का नाम है AK2 एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और 10th का भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो उसे भी आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और आपको बता दें, कॉल करने का टाइम है 7 से 9 AM और PM। सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? काफी इजी क्वेश्चन के साथ हम लोग सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी बन रही है हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ऑप्शन ए में हीरा, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में कांच, और ऑप्शन डी में साधारण नमक दिया गया है। तो जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है वह कांच होता है, कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो यह काफी इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O में, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या निकालना है। इसमें हमें Na2O दिया गया है, तो इसमें O2 माइनस हो जाएगा, CCP अलग बनाता है, तो इसलिए इसका देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिए गए हैं 6, ऑप्शन बी में 4, और ऑप्शन सी में 8 दिया गया है, और ऑप्शन डी में 2 दिया गया है। ऑप्शन डी में 2 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 बनाएगा, यह बिल्कुल 6 बनाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी बिलियन के 200 ml में, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारता क्या होगी। तो बिलियन की मोलारता का सूत्र होता है, बिलियन की मोलारता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। मोलारता के इस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। बिलियन में 200 ml है, बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारता क्या हो जाएगी। तो इसकी मोलारता हो जाएगी 0.25 इसकी मोलारता हो जाएगी। आपको फार्मूला बता दिया, इस पर सेट करके आप निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन अधिकतर होगा। इनमें से किसका हिमांक और नमन अधिकतर होगा, मतलब अधिकतर मतलब अधिक किसका होगा। तो जिसका अधिकतर होगा वह है K2SO4 का हिमांक और नमन अधिक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में कितना मुक्त करता है। तो जब 96,500 कूलम होता है, कूलम विद्युत होता है, वह CuSO4 के बिलियन में कितना मुक्त करता है, हमें यह बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो वह जो मुक्त करेगा वह हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा बिलियन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में सोडियम अम्लगम, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो जो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है वह सोडियम, कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, सोडियम क्लोराइड के सोडियम मुक्त होता है।
है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करता है। वेग बराबर k² हो तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? वेग a² k × a² हो तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमें कोटि बताना है। a² दिया गया है तो कोटि हो जाएगी 3, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? इसमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? बस हमें यही बता देना है। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन हो जाएगा? तो देख सकते हैं 4 विकल्प आपके सामने है। तो जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वह गोंद लायोफिलिक कोलाइड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एंजाइम होता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है कि अमोनो अम्ल के कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो जैव उत्प्रेरक जो होता है वह एक एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक जो होता है वह एक एंजाइम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव होता है? इनमें से कौन सा धातु है? जिंक की, पारा की, ब्रोमीन की, जल, कौन ये चारों में से कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव हो जाता है? तो जो साधारण ताप पर द्रव हो जाता है वह है पारा साधारण ताप पर द्रव हो जाता है, पारा है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किससे किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो किया जाता है वह फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि XeF4 का आकार किस प्रकार होता है? XeF4 क्वेश्चन समझिए का आकार किस प्रकार होता है? तो इसका आकार किस प्रकार होता है? तो स्क्वायर प्लेनर के आकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा है? प्रबल लेविस अम्ल कौन सा होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इस बार भी पूछने की बहुत संभावना बन रहा है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है? तो सबसे प्रबल लेविस जो अम्ल होता है वह है Bl3 सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अभी याद कर लीजिए, या आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि H3PO4 किस प्रकार के अम्ल हैं? H3PO4 किस प्रकार का अम्ल होता है? तो यह किस प्रकार का अम्ल है? तो H3PO4 क्वेश्चन समझिए, यह द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, यह द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। H3PO4 द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं? हरा थोथा किसको कहते हैं? तो निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं? तो देख लीजिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से हरा थोथा किसे कहते हैं? हरा थोथा, लाल थोथा, नीला थोथा, यह सब में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें पूछ रहा है हरा थोथा। हरा थोथा बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना बनता है। तो निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, तो हरा थोथा किसे कहते हैं? तो FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O को हरा थोथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो वह कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सा धातु है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वह धातु कौन सा है? तो वह धातु हो जाएगा सोना है, जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि K4FeCN6 क्या है? तो K4FeCN6 क्या है? तो यह हो जाएगा जटिल लवण है। K4FeCN6 एक जटिल लवण है। इस मॉडल सेट के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिले तो मैं वीडियो के एंड में मैं एक नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण क्या है? तो एथेन में कार्बन का संकरण जो होता है वह sp3 होता है। एथेन
ट्रिक पर समझिए, एथेन sp3, एथेन sp3। ट्रिक पर भी कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो मैं उसे बता दे रहा हूँ, ट्रिक पर समझ के इसे याद कर लीजिए। एथेन sp3, एथेन sp3 हो जाएगा इसका कार्बन का संकरण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्कीन हमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दिया है एल्कीन। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है एल्केन, एल्केन होता है, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, 3 नंबर पर एल्काइन। तो ये हमें 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर पूछ रहा है। हमें फर्स्ट होता है जो एल्केन, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। और एल्कीन, एल्कीन पूछ रहा है तो CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन CnH2n-1 हो जाएगा। तो हमें एल्कीन पूछ रहा है तो CnH2n इसका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ये तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में किस तरह बदला जाता है, किस विधि के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, हमें क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो जिस विधि के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है वह विधि हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरॉल एक कौन सा एल्कोहल हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल जो होता है वह है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क श्रवण देता है वह है HCCO, HCHO हो जाएगा, जो कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कितना होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है वह sp² हाइब्रिडाइजम के रूप में होता है। sp² हाइब्रिडाइजम कार्बन परमाणु होता है कार्बोनिल ग्रुप में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है, तो मिथाइलेमीन को जो बनाया जाता है वह है हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है। हाफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है आप सभी जानते हैं, ये एंजाइम जो होता है वह एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रेशा पोलिएमाइड का बना होता है। इनमें से कौन सा रेशा है जो कि पोलिएमाइड का बना होता है। पोलिएमाइड का कौन सा रेशा बना होता है। 4 विकल्प आप सभी लोगों के सामने। ऑप्शन ए में डेक्रोन, ऑप्शन बी में आर्नोल, ऑप्शन सी में नाइलॉन, ऑप्शन डी में दिया गया है रेयान। तो जो होता है वह है नाइलॉन, नाइलॉन होता है इसका राइट आंसर नाइलॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। इसमें से कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है। कौन सा दवा है जो बुखार को कम करता है। बुखार तो आप सभी गाँव में देहात में किसी न किसी को होता ही होगा, तो आप सभी सुने ही होंगे कौन सा दवा है जो कि बुखार को कम करता है। तो एंटीपायरेटिक दवा होता है जो कि बुखार को कम करता है, वह है एंटीपायरेटिक दवा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना किसी तल और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन है जो कि बिना किसी तल और परिष्करण के निम्न में से कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दर्दनाशक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N-एसिटिक पैरा एमिनोफिनॉल। N-एसिटिक पैरा एमिनोफिनॉल हो जाएगा, यही है जो कि बिना तल परिष्करण के दर्दनाशक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व क्या हो जाता है। तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किससे प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वह वास्तविक घोल के द्वारा होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित वास्तविक घोल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि लोहे के धातु में उपयुक्त वात्य भट्ठी के अधिकतम तापक्रम होता है। लोहा के भट्ठी में अधिकतम तापक्रम कितना होता है।
तो ऑप्शन ए में दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में 400 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 900 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अधिक होता है तो हो जाएगा इस ऑप्शन में सबसे अधिक जो है 1300 डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कास्ट स्पिरिट कहलाती हैं। कास्ट स्पिरिट कौन कहलाती हैं? तो कास्ट स्पिरिट कहलाते हैं CH3OH कास्ट स्पिरिट कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलों की शर्करा कहलाती हैं। फलों की शर्करा क्या कहलाते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए आप लोग। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। इस सेट में आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आप 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि एबुप्रोफेन क्या है? एबुप्रोफेन क्या है? तो एबुप्रोफेन क्या है हमें बताना है। तो एबुप्रोफेन जो होता है वह एक पीड़ाहारी है। एबुप्रोफेन जो होता है वह एक पीड़ाहारी होता है, पीड़ाहारी है वह एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? बेरवेदार ठोस, हमें रवेदार नहीं बताना है, हमें बताना है बेरवेदार ठोस कौन सा है। तो बेरवेदार ठोस होता है वह SiO2 हो जाएगा। क्वार्टज ग्लास, क्वार्टज ग्लास SiO2 हो जाएगा बेरवेदार ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X एवं Y से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X परमाणु के कोनों पर और Y परमाणु के फलक के केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? को यहाँ से समझिए, जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर तथा Y के परमाणु फलक के केंद्रों पर होते हैं, तो इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? कोनों पर और फलक के केंद्रों पर होते हैं तो XY3 हो जाएगा। XY3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो XY3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है? इसमें से कौन अणु संख्या का गुणधर्म नहीं है? तो इसमें से जो अणुसंख्या का गुणधर्म कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए में दिए गए हिमांक का नमून्य हो सकता है, प्रकाशीय क्रियाशीलता यह नहीं हो सकता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमून्य हो सकता है, क्वथनांक का उन्नयन हो सकता है। हमें बताना है कौन नहीं हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता है जो कि प्रकाशीय क्रियाशीलता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? हम लोग कल जो कि पार्ट 1 आएगा केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आज समझ लीजिए फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, इतना समझ लीजिए। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम होता है वह विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है। कल शाम 7 बजे तैयार रहिएगा, जो कि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो समय प्रति हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपिका। ऊष्माक्षेपिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, की विलेयता पर, की कणों के आकार पर, की इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है हमें बताना है। तो उत्प्रेरक की जो अभिक्रियाशीलता होती है वह कणों के आकार पर निर्भर करती है। कणों के आकार पर निर्भर करते हैं किसकी अभिक्रियाशीलता? तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कणों के आकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य हैं? सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य हैं? तो टेबल आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य हैं। तो सोडियम जो होता है वह ग्रुप 1 का सदस्य है। ग्रुप 1 का सदस्य है सोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर जो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है वह हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि SI दिया गया है, सिलिकॉन हो जाएगा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला यही तत्व है जिसे सिलिकॉन अधिक पाए जाने वाला तत्व है, सिलिकॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SI।
चलिए क्वेश्चन दिए गए हैं, सल्फाइड अयस्कों के सामान्यतः डॉट डॉट से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों के सामान्यतः किससे संकेंद्रित करते हैं? तो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों के सामान्यतः फेन उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो हाइड्रोजन बंधन हमें बताते हैं कौन नहीं बनाता है, तो नहीं बनाते हैं वह हो जाएगा HCl नहीं बनाता है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनाता है, जिसे HCl हो जाएगा इसका राइट आंसर हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वह हो जाएगा मोनामाइट हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? इनमें से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? आयनिक विभव का मान अधिकतम है हमें बताना है, तो हो जाएगा फास्फोरस का आयनिक विभव का मान अधिकतम है, जो पी इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन प्रतिचुंबकीय है हमें बताना है। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय कौन हो जाएगा? Zn2+ प्रतिचुंबकीय हो जाए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है? निम्न में से कौन प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है हमें यह बताना है। तो प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व जो नहीं है वह हो जाएगा मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व नहीं है, जो कि मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन इस सेट में मिलेगा। इस तरह का 5 सेट आएगा तो टोटल 350 ऑब्जेक्टिव में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो 5 सेट देखना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट के, वहां से जाकर देख सकते हैं 5 सेट। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकेल NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था हमें बताना है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि K4FeCN6 में Fe के परसंकरण क्या होगा? परसंकरण निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हमें दिया गया है K4FeCN6 में Fe के परसंकरण बताना है। तो Fe का जो परसंकरण हो जाएगा sp3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आंसर बता दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसका स्क्रीनशॉट मार के उस फोटो को आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, पर्सनली उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ग्रुप में भी उसका रिप्लाई शेयर कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। तो एथाइन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होती है वह 2 होती है। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है CHL3 में एंटीसेप्टिक क्रिया के कारण है। एंटीसेप्टिक क्रिया का क्या कारण है? तो एंटीसेप्टिक क्रिया का क्या कारण है? तो आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यही कारण है। आयोडीन मुक्त होकर निकलना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। आयोडीन मुक्त होकर निकलना यही कारण है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। तो अंतर जांच जो ज्ञात करते हैं कौन से विधि द्वारा? तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकरण जांच, विक्टर मेयर परीक्षा, सभी के द्वारा करते हैं। सभी के द्वारा अंतर जांच ज्ञात कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एथाइन एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। CH3MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो प्रतिक्रिया कर बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 57 नंबर क्वेश्चन, किसमें तनु NaOH की उपस्थिति एल्डोहल संघनन होता है? किसमें तनु NaOH की उपस्थिति एल्डोहल संघनन होता है? तो किसमें होता है हमें यह बताना है। तो यह जिसमें होता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जो कि एसिटिल्डिहाइड एवं फार्मल्डिहाइड का मिश्रण। एसिटिल्डिहाइड एवं फार्मल्डिहाइड का मिश्रण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय कौन हो जाएगा इसमें से?
सबसे कम क्षारीय जो होता है वह हो जाएगा C6H53N, यही हो जाएगा जो कि सबसे कम क्षारीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। निम्नांकित शुगर में से, इस सभी शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है। ग्लूकोज की, लैक्टोज की, फ्रक्टोज, सुक्रोज की, फ्रक्टोज। तो हमें बताना है कि सबसे मीठा कौन होता है। तो सबसे मीठा जो होता है वह हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। ये तीनों इससे कम मीठा होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से, रेटिनॉल भी कहलाता है, रेटिनॉल भी कहलाता है विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल भी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, हमें यह बताना है। तो जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है वह हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल बहुलक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, हमें बताना है। तो नेचुरल रबर जो होता है, नेचुरल रबर यह आइसोप्रीन के बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एस्प्रीन है एक। एस्प्रीन क्या है। एस्प्रीन एक क्या है। तो एस्प्रीन जो होता है, एस्प्रीन यह एक जवारनाशी होता है। एस्प्रीन जवारनाशी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, एस्प्रीन जवारनाशी होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि टाइफाइड से मुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड से मुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। तो टाइफाइड से मुक्त करने वाला जो प्रतिजैविक होता है वह है टाइफाइड से मुक्त करने वाला जो प्रतिजैविक होता है वह है क्लोरफार्मेनिकोल। क्लोरफार्मेनिकोल होता है, जो कि टाइफाइड से मुक्त करता है, टाइफाइड से मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है। तो बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है, 68%। अगला क्वेश्चन दिया गया है आइसोटोनिक बिलियन वे हैं जिसके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक बिलियन वे हैं जिसके बराबर होते हैं परासर्डित दाब। आइसोटोनिक बिलियन वे होते हैं जिसके बराबर होता है परासर्डित दाब, वही होते हैं आइसोटोनिक बिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा है। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा है। तो जो झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा होती है वह ठोस तथा गैस। ठोस तथा गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं, ठोस तथा गैस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सिलिका एवं रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। सिलिका एवं रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। तो सिलिका एवं रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन सा है। तो क्षारीय भी नहीं होता है, अम्लीय भी नहीं होता है और उदासीन, इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। तो इसमें से ऑप्शन नहीं देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो एक्टिनाइडो की अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, ट्रिक देख सकते हैं, जो सबसे अधिक है वही मार दीजिए, अधिक से अधिक +6 हो जाएगा। ट्रिक पर भी कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो कि जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो इस सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 34 नंबर और 70 नंबर तो क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा PDF में, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 8969831773। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और शाम 7 से 9 के बीच में कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सर हमें PDF चाहिए, इस सब्जेक्ट का मॉडल सेट चाहिए, आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा, तो पार्ट 1 के लिए तैयार रहिए आप सब शाम 7 बजे से यूट्यूब पर, जो कि चैनल का नाम है AK2 एजुकेशन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF का आंसर, इस सभी क्वेश्चन का आंसर यही से PDF में नीचे में मिल जाएगा, तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।